बहुत बढ़िया से इस एग्जाम को उड़ा कर। फ्रेंड्स, अब डरने का समय नहीं है, अब यहाँ पर लड़ने का समय है। तो जितना भी आप बात करना होता है और जिसको फॉर्मेलिटी करनी होती है उसको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। बट इस वाली बात को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर शुरुआत इसकी करते हैं। और टेंशन मत लीजिए, उड़ा कर ही आओगे। और भाई फिर मेरी क्लास कोई भी आपको नहीं मिलेगी। और पूरे सफर के दौरान आप लोग बताइए कि कैसा रहा जो आप लोगों को पढ़ाया गया। तो मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। एक तरफ आपके सामने दिया हुआ है संयोजनवाद, यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी तरफ आपके सामने पुनर्बलन यानी कि जो रेनफोर्समेंट की जो शेड्यूल यानी कि अनुसूची रहती है वो दी हुई है। तीसरा आपके सामने संपूर्णवाद की बात हो रही है और चौथा बात हो रही है कट्टर रचनावाद की बात हो रही है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की यहाँ पर बात हो रही है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं संयोजनवाद की बात करते हैं, जो उद्दीपन और अनुबंध के बीच में संबंध बनाकर जो बच्चों को जानवर को अधिगम कराया जाता है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो यहाँ पर संबंध बनाने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है संयोजनवाद। जिसको देने वाले हैं कौन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कौन संबंध बनाने की बात करता है, कहा गया भाई आपके थोंडाई कहते हैं। पुनर्बलन की अनुसूची, जो दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, एक तो कंटिन्यूअस निरंतर जो दिया जाता है, यानी कि हर क्वेश्चन के बाद मैं आपकी तारीफ करूं या आपको कुछ उल्टा सीधा सुनाऊं, ठीक है, या फिर एक खास अचीवमेंट पर, जैसे मान लीजिए आपका यूटेट का एग्जाम पास हो जाएगा और जो बच्चे 130 प्लस स्कोर करेंगे, जो यूट्यूब वाले उनको फ्री टैबलेट मिलता है और जो पेड क्लास वाले होते हैं उनको लैपटॉप यहाँ पर दिया जाता है। तो एक खास अचीवमेंट पर जो पुरस्कार दिया जाए और एक पुरस्कार जो निरंतर दिया जाए। तो पार्शल और कंटिन्यूअस यानी कि आंशिक और निरंतर पुनर्बलन की बात करने वाले कौन थे, आपके स्किनर साहब थे। तो ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा कहता है संपूर्णवाद, जो अधिगम को पूरा होल संपूर्ण में यहाँ पर सीखने की बात करता है, वो आपका उल्टवाद यहाँ पर करता है। और कट्टर रचनावादी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जीन प्याजे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग थर्ड के साथ जा रहे हो, इसका मतलब आपने पहले का तीसरा बताया तो पहले का तीसरा हो गया, आपने बी का चौथा बताया तो बी का आपके सामने चौथा हो गया, आपने सी का पहला बताया तो सी का पहला हो गया, और तो भाई डी का दूसरा होना ही होना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है कि प्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन यहाँ पर होती है, तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि यानी कि जो अचीवमेंट होता है उससे होता है, जो अधिगम यानी कि लर्निंग का डैश से होता है। क्या तर्क होता है, चिंतन होता है, बोध होता है, विवेक होता है? बताइए सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे? जल्दी से अपना यहाँ पर आंसर बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए और अपनी तैयारी कर लीजिए जाने की। आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, अपना सेंटर भी देख लिया होगा, तो जाने की तैयारी कर लीजिए। और जो KYC लिखा रहा है जिनके भी एडमिट कार्ड के ऊपर, मैंने पहले भी बताया था, तो एग्जाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंचना, अपना आधार कार्ड लेकर पहुंचना, 3 फोटो लेकर पहुंचना। वो जो आपका आधार वेरीफाइड है ना, उसको करा देंगे वहां पर, आपके सेंटर पर करा देंगे। घबराने की वाली बात कोई भी किसी प्रकार की नहीं है, ठीक है। आप लोग जो आंसर यहाँ पर दे रहे हो सेकंड के साथ आंसर दे रहे हो, गलत है भाई। सेकंड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, उपलब्धि क्या है? उपलब्धि आपको अपना एग्जाम पास करना है। क्या काम करना है? यही तो उपलब्धि है कि आपको अपना एग्जाम यहाँ पर पास करना है। तो उसके लिए आप लोग मोटिवेटेड हो। तो जब हम लोग यहाँ पर मोटिवेटेड होते हैं तो किस लिए होते हैं? क्योंकि हमको किसी उपलब्धि को यहाँ पर हासिल करना होता है। तो तभी तो हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं। मोटिवेशन साइकिल बताई थी ना मैंने आपके, अभिप्रेरणा चक्र की पहले आवश्यकता होती है, नीड होती है, फिर ड्राइव होता है यानी कि चालक होता है, फिर उसके बाद आपके ये होते हैं, क्या नाम है, अंदर 9 अध्यापक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोल अचीवमेंट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होते हैं। फिर उसके बाद आपके सामने उपलब्धि जो हासिल की जाती है, अचीवमेंट हासिल की जाती है, वो शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ आपको बता चुका हूँ महामैराथन क्लासेस के अंदर और वैसे भी। तो जब उपलब्धि हासिल की जाती है तो मोटिवेटेड हम लोग यहाँ पर होते हैं अपनी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए। यहाँ पर हम लोग जब मोटिवेट होते हैं तो फ्रेंड, जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम से क्या होता है? हम लोग तर्क करते हैं भाई, हम लोग चिंतन करते हैं, लेकिन अधिगम हम इसलिए करते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है। आपके सामने थर्ड आंसर यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग उपलब्धि हासिल करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, उसी प्रकार से कुछ सीखने के लिए या समझने के लिए हम लोग अधिगम का इस्तेमाल करते हैं। आंसर थर्ड हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं, ठीक है। एक कहता है कि ओनली माई राइट 100% जीतता रहो, ठीक है। नहीं सीखता, बहुत से लोगों ने यहाँ पर दिया था सही, ठीक है, खाली आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है निम्न में से क्या समावेशी क्लासरूम यानी कि इंक्लूसिव जो क्लासरूम यहाँ पर होती है, ठीक है, तो उस समावेशी क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने नेगेटिव पूछा है। पहला कहता है कि जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसको निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गलत बात है भाई।
इसने कहा है जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लाइक अगर मैं किसी के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूँ, अधिगम अक्षमता की बात करूँ, किसी के अंदर डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, या दूसरी और जो डिसेबिलिटी यहाँ पर होती है लाइक संवलीनता होती है, ऑटिज्म होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यहाँ पर होता है। इस प्रकार की जितने भी प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे उन सभी को समान बच्चों के साथ यहाँ पर शिक्षा देनी है, बिना किसी भेदभाव के देनी है। तो भाई टीचर को इस प्रकार के डिसेबिलिटी वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, हम तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो समावेशी शिक्षा के बारे में ये स्टेटमेंट आपके सामने गलत है। जो शिक्षक की भूमिका के बारे में गलत बात कर रहा है, पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। मान लीजिए किसी बच्चों को दृष्टिबाधिता है, विजुअल इंपेयरमेंट है, तो उसको पीछे बैठा है तो उसको आगे बैठा दो कि बेटा आगे बैठो, यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए। अगला कहता है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देखना चाहिए, यानी कि जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, जैसा अभी मैंने आपके सामने कहा, मान लीजिए किसको डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया है, उनको आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। और ये आपकी कोई महानता नहीं है। हम उन दिव्यांग बच्चों के, दिव्यांग लोगों के अधिकारों की बात हमारे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो दिव्यांग लोगों का एक्ट है, उसमें उनको अतिरिक्त समय देने की बात की जाती है। तो ये भी आंसर आपके सामने सही हो जाएगा अगर पॉजिटिव पूछे तो। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि बेटा तुम भी सीख सकते हो, तुम भी सब काम कर सकते हो। तो तीनों आपके सामने पॉजिटिव है, ये भाई साहब नेगेटिव है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, पहला आंसर आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और एग्जाम में भी ऐसी बोलना, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। जैसे क्वेश्चन नेगेटिव आए उसके ऊपर एन लिख देना, नेगेटिव लिख देना, वरना एग्जाम के प्रेशर के अंदर दिक्कत आपको यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति का पता याद रखते हुए वहां पहुंचने के निर्देश सुनना किसका उदाहरण है? क्या ध्यान का है, दीर्घकालीन स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी का है, या कार्यशील स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी का है, या सूचना प्रसंस्करण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है? जैसे पुराने टाइम में, मतलब पुराने टाइम के, अभी भी यूपी के गांव देहात के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव के अंदर गए, आपको किसी के घर जाना है, फलाना आदमी के, तो गांव के किसी भी व्यक्ति से क्या पूछते हो, जी फलाने का घर कहाँ है? तो कहेगा जी पहले सीधा खड़ंजे पे जाइए, फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पे। या और हमारी पश्चिम यूपी में क्या कहते हैं कि भाई साहब पहले सीधा खड़ंजे पे जाइए, आगे एक मंदिर पड़ेगा, फिर इंगे को मुड़ जाइयो, इंगे को मुड़ के फिर उंगे को मुड़ जाइयो, फिर सीधा हो लियो, और फिर उंगे को मुड़ जाइयो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बाहर का है तो वो इंगे उंगे में ही परेशान हो जाएगा। तो देखे क्या होता है, जब आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर भी जाओगे तो अपने एग्जाम सेंटर को पता करने के लिए आप भी गूगल मैप के अलावा वहाँ के लोकल लोगों से पूछोगे, जी हमारा प्लान इंटर कॉलेज के अंदर यहाँ पर है, आपको पता है कहाँ है? वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल सीधा जाइए, और फिर आप राइट साइड में मुड़ जाइए, वहीं पर आपको इंटर कॉलेज देखने को मिल जाएगा, बड़ा सा पेड़ है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को जब अपने माइंड के अंदर आप लोग थोड़े समय के लिए रखते हो ताकि आपका काम यहाँ पर निकल जाए, जैसे किसी व्यक्ति का पता याद रखते हुए वहां पहुंचने के लिए निर्देश सुनना, तो ये आपके सामने वर्किंग मेमोरी यानी कि कार्यशील मेमोरी होती है कि थोड़े समय के लिए इसको ध्यान में रखा और उसके बाद बाहर निकाल दिया। आप लोग अपने जब एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो वर्किंग मेमोरी का यूज करोगे, कार्यशील स्मृति का आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, ठीक है। क्यों भाई इसने बात कही ना, जो पश्चिम यूपी वाले वो इस बात को समझ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इंगे उंगे क्या होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि जो बाल्यावस्था होती है, यानी कि जो आपके सामने चाइल्डहुड की स्टेज होती है, तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसमें जो विकास होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि आपके सामने क्वांटिटेटिव चेंज यहाँ पर होते हैं, गुणात्मक चेंज होते हैं। दूसरा कहता है अनियमित और असंबंध यहाँ पर होता है, यानी कि इर्रेगुलर, और यहाँ पर आपके सामने इररिलेवेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तीसरा कहता है, इंग्लिश में गलत लिखा है, तीसरा कहता है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, और चौथा कहता है बहुस्तरीय और मिश्रित यहाँ पर होता है। बताइए बाल विकास में विकास की अवधि के बारे में क्या यहाँ पर आपके सामने सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ यस सर, एग्जाम पास करके आएंगे, वेरी गुड भाई वेरी गुड, यही चाहिए, यही डेडिकेशन, यही मोटिवेशन चाहिए कि सर फोड़ के ही आएंगे, ठीक है, बिना फोड़े यूपी टेट को नहीं आएंगे, तो यही चाहिए भाई आप लोगों से, ठीक है। आप लोग जा रहे हो फोर्थ के साथ, बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल आसान सवाल है। आपने कहा बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसमें विकास बहुस्तरीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कई प्रकार का होता है। जैसे कैसे होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, नैतिक विकास, कई प्रकार से होता है बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है। और साथ में साथ मिश्रित भी होता है, यानी कि आपस में एक दूसरे पर मिश्रित होते हैं, यानी कि अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका सामाजिक अच्छा होगा, उसका संवेगात्मक यहाँ पर अच्छा होगा, उसका मानसिक भी यहाँ पर अच्छा होगा। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
धीमी गति से होता है उसे मापा नहीं जा सकता, गलत भाई। देखिए बाल्यावस्था की अगर बात की जाती है तो बाल्यावस्था के अंदर बच्चे का विकास एक बारी को शारीरिक विकास थोड़ा धीमा यहाँ पर हो जाता है, लेकिन मानसिक विकास कहा जाता है कि 6 साल के बच्चे का लगभग 90% तक मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास यहाँ पर हो जाता है। तो ये वाली बात तो भाई गलत होगी। दूसरा, अनियमित और असंबंधित नहीं होता भाई, ठीक है, नियमित होता है, प्रोग्रेसिव तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर होता है, और केवल आपका क्वांटिटेटिव नहीं होता, आपका क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है, यानी कि आपका मात्रात्मक नहीं होता, सॉरी, अच्छा एक क्वांटिटेटिव है मतलब मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है। तो परिमाणात्मक का मतलब होता है मात्रात्मक, यानी कि जिसको मापा जा सकता है। तो भाई हम लोग माप सकते हैं, लाइक बच्चा बाल्यावस्था के अंदर आए तो हम उसकी हाइट को माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं, कितना उसमें वृद्धि हुई। लेकिन साथ में गुणात्मक भी होता है कि बच्चे ने मानसिक प्रक्रिया, चिंतन कैसे करा, कल्पना यहाँ पर कैसे करी। तो ये भी आपके सामने गलत है, आंसर फोर्थ आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सीखने का पठार, क्या लर्निंग के प्लेटो की बात हो रही है, जो सीखने में रुकावट आ जाती है, कमी आ जाती है, जब सीखा नहीं जाता। जैसा आपके अब लर्निंग प्लेटो हो रहा होगा कि सर पूरा दिमाग भर गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा, थक गए, परेशान हो गए, ठीक है, अब नहीं पढ़ा जा रहा। तो सीखने का जो पठार है वो सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है क्या, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिनमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति, कोई प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं होती है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, क्या ड्रेवन ने दिया है, गेट्सवन ने दिया है, कुरेंट क्रो ने दिया है, या रोस ने दिया है। बताइए सही आंसर क्या होगा, जो यहाँ पर आपके सामने अधिगम के या लर्निंग के जो पठार है, प्लेटो है, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। किसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, बहुत बढ़िया, डी डी डी, यानी कि स्पोर्ट के साथ जा रहे हो। रोस ने इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले कथन को यहाँ पर कहा था। आपके एग्जाम में कोई ना एक नंबर का या तो कोई परिभाषा आ जाएगी या कोई एक कथन आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना। जितनी मुख्य परिभाषाएं, महत्वपूर्ण कथन होने चाहिए, सब तो आपको करा दिए। अब आयोग ने कह दिया बिल्कुल नया पूछूंगा, ठीक है, इनके दिमाग को टाइट करूंगा, तो भाई उसका तो समाधान नहीं है ना। दुनिया भर की हजारों परिभाषाएं, हजारों कथन है, कहाँ तक याद करते फिरोगे। जितने महत्वपूर्ण है वो सब आपको बता दिए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर होता है, जो परसेप्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, जो निदान होता है, जो डायग्नोस होता है, तथा जो प्रतिक्रियाएं होती है, तो इसकी जो प्रक्रिया है वो शिक्षण यानी कि टीचिंग के किस चरण में यहाँ पर होती है। तो शिक्षण के 3 चरण के अंदर यहाँ पर बात की जाती है। कौन कौन से, क्या पूर्व संक्रिया वाला चरण है यानी कि प्रीएक्टिव यहाँ पर फेज है। दूसरा इंटरएक्टिव यानी कि अंत्यक्रियात्मक वाला है। तीसरा पोस्ट एक्टिव यानी कि आपके सामने पश्च सक्रियात्मक चरण है। और ये शिक्षण का कोई चरण नहीं होता। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शिक्षण के 3 चरण होते हैं, यानी कि जो टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, उसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्रीएक्टिव यानी कि पूर्व संक्रियात्मक वाला चरण, यानी कि शिक्षण स्टार्ट करने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले जो टीचर प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है, लक्ष्य को निर्धारित करता है कि आज ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा और इतने दिगम के प्रतिफल यहाँ पर इनसे यहाँ पर निकलवाऊंगा, लर्निंग आउटकम्स निकलवाऊंगा, वो यहाँ पर टीचिंग से पहले की होती है, यानी कि प्री एक्टिव इसको कहा जाता है, यानी कि पूर्व वाली अवस्था इसको कहा जाता है शिक्षण से पहले की। एक होती है शिक्षण के दौरान होती है, क्या एक होती है शिक्षण के दौरान यहाँ पर होती है, इसको कहा जाता है इंटरेक्टिव कहा जाता है, यानी कि अंतःक्रियात्मक कहा जाता है। जैसे अब मैं आपको शिक्षण दे रहा हूँ और आप अधिगम कर रहे हो मेरे से, तो अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंदर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप उसका आंसर देते हो, यानी कि प्रतिक्रिया करते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप उसके बारे में परसेप्शन लगाते हो, यार जिसका ये सही होगा, ये वाला यहाँ पर सही होगा। और जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो कमी आती है, डायग्नोस आती है, उसको यहाँ पर पहचाना जाता है। तो फ्रेंड्स आंसर इसमें शिक्षण का दूसरा चरण यानी कि अंतःक्रियात्मक यानी कि इंटरैक्टिव यहाँ पर स्टेज हो जाएगा। और लास्ट में आपकी होती है तीसरी वाली पोस्ट एक्टिव, यहाँ पर होती है पश्च सक्रिया वाला चरण यहाँ पर होता है, जब आपका शिक्षण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। जब मेरी शिक्षण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो मैं क्लास के बाद क्या कहता हूँ, बताओ भाई कितना स्कोर आप लोगों का आज की क्लास में आया, ठीक है, आपका मूल्यांकन करता हूँ या आपको फीडबैक देता हूँ, प्रतिपुष्टि देता हूँ कि भाई आपके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, आराम से एग्जाम को उड़ाओगे। तो ये शिक्षण खत्म होने के बाद होता है, लेकिन आंसर इसमें सेकंड आंसर सही हो जाएगा। ये शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, टीचिंग के 3 लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। शिल्पा यादव कह रही है सर आपके पढ़ाए हुए सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़कर, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी आपको अपने एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जितना मैंने आपके लिए करा दिया ना, कुछ नहीं छोड़ा। आप यूपी टेट की बात करोगे, आप किसी भी टेट के एग्जाम में बैठ जाओ, उस टेट के एग्जाम को उड़ा कर आ जाओगे, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ा जो मैंने आपके लिए ना कराया हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि यानी कि जिनका आईक्यू लेवल जो है ना, हाई आईक्यू लेवल है, क्या हाई आईक्यू लेवल है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस का है, ठीक है,
किसी का IQ लेवल 140 प्लस का है। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो डैश में भी उच्च यहाँ पर होंगे। बताओ भाई, क्या सृजनशीलता यानी कि रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की बात हो रही है, क्या अध्ययन की बात हो रही है, क्या विश्लेषण की यहाँ पर बात हो रही है, या अच्छे अंक प्राप्त करने की यहाँ पर बात हो रही है? देखिए यहाँ पर सिंपल से एक बात कही जा रही है। मान लीजिए किसी का IQ लेवल 140 प्लस का है, मान लीजिए यूपी टेट के एग्जाम में कोई कैंडिडेट 150 में से 140 145 नंबर लेकर आ जाए, तो क्या उसको रचनात्मकता के अंदर भी निपुण माना जाएगा? क्या पता वही कैंडिडेट आगे जाकर सरकारी नौकरी ले ले, और सरकारी नौकरी लेने के बावजूद, इतना तेज IQ होने के बावजूद, और वो उसी प्रकार से शिक्षण दे रहा है जैसे बाकी के उसके सीनियर टीचर पहले से देते आ रहे हो। कुछ नया नहीं कर रहा, मौलिकता नहीं कर रहा, नमनीयता नहीं कर रहा, परवाह नहीं कर रहा, विस्तार नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सब आपके सामने रचनात्मकता के गुणों को नहीं दर्शा रहा। तो जरूरी थोड़ी है वो ऐसा काम करेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग IAS जो होते हैं उनका IQ लेवल 140 प्लस का होता है, लेकिन सेम वही रूटीन काम करते हैं जो पहले के लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो भाई इस चीज के ऊपर कई सारे प्रयोग, कई सारे शोध यहाँ पर हुए थे, और उन शोध, उन रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो आपके NCERT की मनोविज्ञान की बुक के अंदर डाला हुआ है। और NCERT की मनोविज्ञान की बुक के अंदर बड़ी स्टेटमेंट एक अच्छे तौर पर यहाँ पर पेश की गई है कि भाई जिनका IQ लेवल हाई है, जरूरी नहीं है वो रचनात्मकता में भी हाई होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये निचोड़ मैं आपको NCERT का बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो है वो सृजनात्मकता में भी यहाँ पर उच्च होंगे। ठीक है, तो आंसर आपके सामने पहला सही यहाँ पर हो जाएगा, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर आपको जाना है। और रेफरेंस मैंने आपको NCERT का यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के सामाजिक विकास यानी कि उनके सोशल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, सामाजिक विकास की बात हो रही है, उसमें डैश में किसका विशेष महत्व है? क्या खेल का है, क्या बाल साहित्य का है, क्या सहकर्मी का है, या संचार माध्यम का है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन, बड़े जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं चाहूँ और एग्जाम में वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, अगर मैं चाहूँ तो इसको चैलेंज करवा दूंगा। मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन को मैं यहाँ पर सही करवा सकता हूँ। ठीक है, और मेरे पास रेफरेंस है, अन्य मानक पुस्तकें जितनी भी होती है, ठीक है, उनका रेफरेंस में मैं भी यहाँ पर दे सकता हूँ। और फिर भी आयोग नहीं माना तो कोर्ट के अंदर चैलेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए बच्चे का सामाजिक विकास खेल में होता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जब वो अपने दोस्त यार के साथ यहाँ पर खेलता है तो उसमें उसका सामाजिक विकास होता है भाई। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, नैतिकता की भावना आती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको खेल के दौरान यहाँ पर मिलती है, तो सामाजिक विकास होता है, नए दोस्त बनते हैं, नए नियम यहाँ पर सीखता है, समाज के नियम यहाँ पर सीखता है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, लेकिन सहकर्मी भी इसमें गलत नहीं हो पाएगा। सहकर्मी भी ठीक यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि बच्चे के सामाजिक विकास में उसके सहकर्मी भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। भाई बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा? समाज के माध्यम से। समाज में कौन कौन आता है? उसका परिवार आता है, उसका स्कूल आता है, उसका टीचर आता है, उसके दोस्त यार जो उसके पीयर्स होते हैं, क्लासरूम वाले उसके दोस्त होते हैं, या पड़ोस के जो बच्चे यहाँ पर होते हैं। तो जो सहकर्मी यहाँ पर होते हैं वो भी उसका सामाजिक विकास यहाँ पर करते हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कहे कि नहीं दोनों में से एक बताओ कौन सा ठीक होगा, मतलब मम्मी पापा वाली बात आ जाएगी कि मम्मी पसंद है पापा पसंद है। तो अगर बिल्कुल दोनों में से भी एक के साथ जानना चाहते हो तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। खेल के माध्यम से सबसे बढ़िया तरीके से सामाजिक विकास होगा, क्योंकि उसमें खेल जो होता है वो सहकर्मी के साथ भी किया जाता है, और वो अपने परिवार वालों के साथ भी खेल यहाँ पर खेला जाता है। हम लोग परिवार के अंदर भी तो खेलते हैं ना, अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं, फैमिली के साथ यहाँ पर खेलते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर पूछे तो पहला सबसे बेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर पहले के साथ आपको यहाँ पर जाना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो, अभी तक गलत नहीं दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर बस फंसे थे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जो लैंगिक भूमिका यहाँ पर है, यानी कि जो आपके सामने जेंडर रोल यहाँ पर होता है, तो जेंडर रोल का विकास किस पर आधारित होता है? क्या वो आपका तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन पर होता है, क्या वो आपके सामने अर्जन यानी कि एक्विजिशन पर होता है, क्या अनुकरण यानी कि इमिटेशन के ऊपर होता है, या मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन के यहाँ पर होता है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ, देखिए जब बात होती है जेंडर की पहचान की बात होती है, तो जेंडर की पहचान एनसीईआरटी में बता रहा हूँ कि जेंडर की पहचान के जो गुण होते हैं वो 2 साल के बाद यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जो लड़का होता है लड़की होती है उसको पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो जेंडर की पहचान 2 साल के बाद होना स्टार्ट शुरू हो जाती है। अब कमाल का खेल देखिए, जब बात होती है जेंडर की पहचान की, एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे 2 साल, एससीईआरटी या दूसरे स्टेट के हिसाब से जाओगे 3 साल भी पूछा जाता है, किसी और दूसरे एग्जाम में 2 साल भी दिया हुआ है। और जो जेंडर रोल में आपको बताता हूँ ना, जो जेंडर के अपने बारे में पूरी पहचान हो जाती है, वो 4 साल सीबीएसई ने माना है। और सीबीएसई ने भी 4 साल ये नहीं माना कि एक्यूरेट 4 साल, उन्होंने कहा कि अधिकांश बच्चे जो जेंडर रोल होते हैं वो किस अवस्था में सीख जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, जब भी टाइम पीरियड की बात आ जाएगी वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जब बच्चों को अपनी जेंडर की पहचान होनी शुरू हो जाती है कि भाई मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, तो आपने देखा होगा जो लड़की होती है जैसे उसकी मम्मी मेकअप कर रही होती है, ठीक है, लाइक मेकअप लगा रही है मुंह पे, तो लड़की भी ऐसी मेकअप लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, यहाँ पर साड़ी पहनने की कोशिश करती है। यानी कि जैसे उसकी मम्मी की आइडेंटिटी है वैसी आइडेंटिटी वो भी यहाँ पर बनाती है, वैसी पहचान वो यहाँ पर बनाती है। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे को अपने जेंडर की भूमिका के बारे में पता यहाँ पर लग जाता है, तो इसका विकास जो होता है वो किस पर आधारित होता है? वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पर आधारित होता है। आंसर आपके सामने फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। और देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर सीबीएसई में क्या है, सीआईटी में क्या, फलानी में क्या है। यार मैं हूँ, ठीक है, कोई क्वेश्चन चैलेंज नहीं करने आपको। अगर कहीं पर भी चैलेंज करने की बात आएगी मैं चैलेंज करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना, जो आपको ठीक लगता है कि हाँ यार ये भी ठीक है, ठीक है, उसको लगा देना। और वो ठीक मैंने बताया या वो बुक्स के अंदर दे रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये हर एक हमारे देश के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर जब टाइम पीरियड की बात आती है ना कि फलानी अवस्था कितने से कितने साल होती है या फलानी चीज आपके कितने वर्ष तक यहाँ पर बच्चे के अंदर विकास हो जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग यहाँ पर दी रहती है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो जिम्मेदारी मेरे पर सौंप दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, क्या कहता है? ये कहता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाने की सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? पहला कहता है कि जो श्यामपट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर चित्र बना दो। दूसरा कहता है कि सभी विद्यार्थियों को चित्र यहाँ पर दिखा दो। तीसरा कहता है कि विस्तृत व्याख्या यानी कि लेक्चर दे दो। और चौथा होता है विद्यार्थियों से गतिविधि यहाँ पर करवा दो। सबसे इफेक्टिव रणनीति क्या हो जाएगी बच्चों को पढ़ाने की? देखिए आज की डेट में अगर देखा जाए सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली रणनीति बच्चों को पढ़ाने की जो होती है, खासकर प्राथमिक और यहाँ पर उच्च प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर वाली, तो उसमें जितना बच्चों को आप एक्टिविटी के माध्यम से यानी कि क्रियाएं करके यानी कि गतिविधि करके यहाँ पर बच्चों को सिखाओगे, उतना ज्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेगा सीखने में और उतना ही जल्दी तरीके से चीजों को सीखेगा। तो सबसे प्रभावी रणनीति की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फोर्थ आंसर आपके सामने सही हो जाएगा। और फोर्थ ही आप लोग यहाँ पर सब इसके साथ जा रहे हो, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। सर आज तो मेरा नाम ले लीजिए प्लीज, रूपा कुमारी, ठीक है। ये नाम का कीड़ा कब खत्म करोगे भाई? अपना एग्जाम पास करो, टॉप करो, मेरे पास मिलना हो, इंटरव्यू देना हो, तो आपका नाम ही नाम हो जाता है, तो आपके जिले का नाम हो जाता है, आपका नाम हो जाता है, नाम ही नाम होगा। ऐसे कितने नाम यहाँ पर बुलवाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो हमारी चल रही है, तो कौन सा कारक उसमें योगदान नहीं देता है? बताओ भाई, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। पहला कहता है कि विद्यार्थियों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना, यानी कि ये क्या है जी? नहीं, आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव। यार मुझे आपको पढ़ाना है और आपको मेरे से पढ़ना है, तो मुझे आपके समाज के बारे में जान के क्या काम करना है, मुझे आपकी अमीरी गरीबी के बारे में जानकर क्या करना है। तो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से मुझे मतलब नहीं है, आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, आप मेरे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो। आज सामाजिक तौर पर आप किसी भी जाति से संबंधित हो, सामाजिक तौर पर आप अगड़े हो पिछड़ो, भाई मुझे मतलब नहीं है, आप सारे मेरे अपने हो। तो मुझे आपके समाज, आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि से मतलब नहीं है। हाँ, मुझे आपकी एज से मतलब है, मुझे आपके मोटिवेशन से मतलब है, आपके इंटरेस्ट से मतलब है, क्योंकि उसको जानना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके समाज और आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो भाई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव पहला सही हो जाएगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये नेगेटिव योगदान देगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूंगा कौन कौन बागपत वाला है, ठीक है,
तो बाकी बच्चे कहेंगे सर हम बलिया से हैं, सर हम लोग यहाँ पर लखनऊ से, हम प्रतापगढ़ से है, सर हम यहाँ पर प्रयागराज से है, सर हम यहाँ पर फलानी जगह से। मैं कहूंगा मैं तो बस बागपत वालों को पढ़ाऊंगा और नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये हो जाएगा पक्षपात। और एक अध्यापक को कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसके सारे कैंडिडेट समान है, अपने यहाँ पर है, तो इसलिए उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्लासरूम की जो अधिगम गतिविधि है उसको जानना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे बच्चा सीखेगा, ये पॉजिटिव होता है। अनुभव द्वारा सीखना, जितना भी हो सके बच्चों को एक्सपीरियंस कराइए कि बेटा यह चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप इसके बारे में जानते हो, नहीं जानते तो आइए कुछ आपको एक्टिविटी के माध्यम से सिखाते हैं। और शिक्षक का ज्ञान, जब टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं होगी अपने सब्जेक्ट की, मान लीजिए मैं आपको सीडीपी पढ़ाता हूँ और मान लीजिए मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो भाई मैं आपको खाक पास कराऊंगा जब आपको सही से पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, जब आपको डीप में चीजें नहीं समझा पाऊंगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। लेकिन सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है सर, सिद्धार्थ नगर और बोल दो। अरे बोल तो दिया भाई, कितनी बार बुलवाते हो यार तुम लोग। ठीक है, राधा रेनियार्स, इस बार का पढ़ाया हुआ सर आपका बहुत कुछ अच्छे तरीके से मुझे बहुत समझ आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अनोखा है, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया हो तो जरा उस कॉन्फिडेंस को मैं अभी जमीन पर लेकर आ जाता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया, यहाँ पर आपके सामने जो बेसिक टीचिंग मॉडल की बात हो रही है, जो यहाँ पर कौन से मूलभूत शिक्षण यहाँ पर मॉडल की बात हो रही है, शिक्षण प्रतिमान की यहाँ पर बात हो रही है, उसको किसने दिया था? क्या यहाँ पर आपके सामने रॉबर्ट ग्लेजर की बात हो रही है? क्या यहाँ पर आपके सामने गॉर्डन की बात हो रही है, पियाजे की बात हो रही है, गैगनी की यहाँ पर बात हो रही है? बताइए, बेसिक टीचिंग मॉडल किसने यहाँ पर दिया था? जो शिक्षण होता है और जो अधिगम होता है, उनके बीच में संबंध बनाना, उसकी प्रक्रिया को अच्छे प्रकार से यहाँ पर चलाना, तो यहाँ पर और हर क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे उच्च प्राथमिक का हो, चाहे माध्यमिक का हो, हर प्रकार के बच्चों के लिए जो इस वाले मॉडल को दिया था, वो किसने यहाँ पर दिया था? तो आप लोग जो आंसर बता रहे हो, गॉर्डन जी नहीं, रॉबर्ट ग्लेजर ने यहाँ पर दिया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसके बारे में आपको ना पता हो, या पहली बार आपने यहाँ पर सुना हो। लाइक पूछ ले कब दिया था, तो आप कहोगे सर 1962 में दिया था, आप कहोगे आपको हमें पता ही नहीं सर। तो भाई हो सकता है आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे टकरा जाए जिसके बारे में आपने कभी ना पढ़ा हो या ना ही कभी जाना हो, और वो क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत। अगर ऐसे क्वेश्चन आयोग एक आधा पूछ लेता है तो भाई बाकी के 28 तो आपके हाथ में रखे हुए हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, तुक्का लगा देना। तो आंसर इसमें आपके सामने रॉबर्ट ग्लेजर यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ यहाँ पर आपको जाना है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, सर जी मेरा यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, पूजा वर्मा का, ठीक है, बहुत से लोगों का सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो किशोरावस्था होती है, जो अडोलसेंस वाली आपके सामने एज होती है, उसमें वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि यहाँ पर जिम्मेदार होती है? क्या थायराइड ग्रंथि होती है, फ्यूज ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, या एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर होती है? बताओ भाई, किशोरावस्था में वृद्धि की बात की जा रही है। लाइक वृद्धि की कैसे बात की जा रही है? लाइक बच्चे की यानी कि किशोर की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी हाइट बढ़ रही है या उसके यहाँ पर वेट बढ़ रहा है, तो उसके लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो होती है आपके सामने फ्यूज ग्रंथि। ठीक है, जो यहाँ पर अब अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आती है, जो